पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ की बजाय अब सीधे नवाज शरीफ पर सियासी हमले कर रहे हैं। आज कल परसों 2-3 दिन से शहबाज शरीफ पर बिलावल के ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। बिलावल ने एक बड़ा सियासी हमला करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं, उनको चौथी दफा इक़्तिदार दिया गया, वो फिर इक़्तिदार देने वालों से लड़ेंगे और उनको चौथी मरतबा इक़्तिदार देने वाले भुगतेंगे। क्यों बिलावल जरदारी इस तरह की सियासी गोलाबारी कर रहे हैं? जरदारी क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हैं? और सबसे बढ़कर क्या बिलावल ऐसे स्टेटमेंट देकर जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं या जमहूरियत को मजीद कमजोर कर रहे हैं? ये हम समझने की कोशिश करते हैं आज रीथिंक विद उमर जावेद में। करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जस्तजू करने वाले तमाम व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ को चौथी मरतबा इक़्तिदार दिलाने वाले चौथी दफा पछताएंगे। यानी उनका साफ और वाज़ेह इशारा था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। एस्टेब्लिशमेंट को वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को इस तरह इक़्तिदार ना दिया जाए, वरना जिस तरह 4 मरतबा नवाज शरीफ लड़े हैं इस तरह फिर नवाज शरीफ आगे भी लड़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट से, फौज से। अब बिलावल की ये बात कितनी सियासी एतबार से कितनी दुरुस्त है, इसको जो है वो समझना चाहिए। और क्या सबसे बढ़कर क्या वो ऐसी बातें करके जमहूरियत को और सियासतदानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? बिल्कुल वो ऐसी बातें करके जमहूरियत को और सियासतदानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा भी इक़्तिदार में आए, चौथी मरतबा एस्टेब्लिशमेंट और फौज से लड़ेंगे। तो यहाँ पर बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन खड़ा होता है कि पीपल्स पार्टी की जो आखिरी हुकूमत रही है 2008 से 2013 तक, क्या इसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़ी थी? क्या इसने पहल की थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़ने की? बिलावल जरदारी तब भी एक एक्टिव पॉलिटिक्स करते थे, जलसे जुलूस करते थे, सियासी बयान देते थे, ये सब कुछ उनकी नज़रों के सामने होता था। पीपल इससे ज़्यादा ताबेदार हुकूमत जो 2008 में जरदारी सदर और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, एक बिल्कुल ताबेदार हुकूमत थी फौज की, इस्टेब्लिशमेंट की। एलानिया तौर पर जनरल कियानी की, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी की हर लाइन टो कर रहे थे यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी। मुशर्रफ के मुकर्रर कर, मुशर्रफ की तैनात करदा जनरल कियानी को यूसुफ रजा गिलानी ने और सदर आसिफ अली जरदारी ने जुलाई 2010 में एक्सटेंशन भी दे दी थी, 3 साल की एक्सटेंशन भी दे दी थी कियानी को। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर जब मई 2011 में एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, यानी उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने यहाँ आकर हलाक किया, उसके बाद जिस तरीके से यहाँ की सिविल और मिलिट्री यानी पीपल्स पार्टी के लीडरशिप में और उस वक्त की आर्मी में, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट में जिस तरह के इख्तलाफात पैदा हो गए, अब उसमें क्या पीपल्स पार्टी ने पहल की थी? नहीं। आप याद कीजिए जो मेमो गेट हुआ था अक्टूबर 2011 में, मंसूर इजाज जैसा एक मशकूक बैकग्राउंड का शख्स आ गया था जी कि मेरे से मेमो लिखवाया गया है और अमेरिका को पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये मिलिट्री को डाउन करे और सिविल हुकूमत का स्ट्रांग करे, और हुसैन हक्कानी पर भी गलत इल्ज़ाम लगाया गया जो पाकिस्तान में सफ़ीर थे कि उन्होंने ये सारा मेमो गेट करवाया है। उसके बाद आप देखिए फिर क्या हुआ था। दिसंबर 2011 में यूसुफ रजा गिलानी ने ऐसी बातें की थी कि मैं कहता हूं कि शायद ऐसी बातें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी एज आ पीएम ना की हो, नवाज शरीफ ने भी एज आ पीएम ना की हो। अब ये उनकी आप स्टेटमेंट देखिए दिसंबर 2011 की, कि वो कह रहे हैं कि हमें इस गुलामी से निकलना पड़ेगा। आर्मी को मुखातिब करते हुए गिलानी कह रहे हैं नेशनल असेंबली में और उस दिन बाकी जो उन्होंने तकरीर की 1-2 और इजलासों में, कि स्टेट विद इन स्टेट कबूल नहीं की जाएगी, रियासत के अंदर रियासत को कबूल नहीं किया जाएगा। ये गिलानी मिलिट्री को कह रहे हैं, फौज को कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन को वीज़ा किसने दिया? हमसे पूछने वालों कि हमने इतने अमेरिकन को वीज़ा दे दिया, इतने लोगों को वीज़ा दे दिया, ये बताओ उसामा को पाकिस्तान में 6 साल से जो रह रहा था वो वीज़ा किसने दिया? और फिर वो अवाम को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ये आर्मी आपके
टैक्स से इनको तनख्वाह जाती है, आप स्टेट एक्सचेकर से तनख्वाह जाती है आर्मी को, तो ये आर्मी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, स्टेट विद इन स्टेट नहीं होना चाहिए। ये यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था। अब यहां पर गिलानी ने या जरदारी ने पहल नहीं की थी टकराने की, पहल दूसरी तरफ से हुई, लेकिन गिलानी को काउंटर करना पड़ा और फिर गिलानी को इसका नतीजा भुगतना पड़ा। हम सब जानते हैं जिस तरीके से जून 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जरिए यूसुफ रजा गिलानी को सैक कर दिया गया, वो उन्होंने नतीजा भुगता था ये बात करने का कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं होनी चाहिए। अब इस मिसाल से जो ये पीपल्स पार्टी का दौर गुजरा है, इस मिसाल पर बिलावल क्या कहेंगे कि लड़ाई में पहल किसने की थी? देखें, हमेशा ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार क्या है। अब अक्टूबर 2021 में जितना मर्जी इख्तिलाफ किसी को इमरान खान के साथ हो, यानी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जिस मर्जी का सियासी इख्तिलाफ हो, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर, और यहां पर चाहे इमरान खान होते, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, खुद बिलावल हो, एज अ प्राइम मिनिस्टर DGISI की पोस्टिंग में, तैनाती में, उसको तब्दील करने में प्राइम मिनिस्टर का ही इख्तियार होता है। तो अक्टूबर 2021 में जब इमरान खान और बाजवा के दरमियान ये मुकम्मल कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था जनरल फैज की पोस्टिंग को लेकर, तो यहां पर असूली तौर पर, फंडामेंटल तौर पर PM का मौकफ दुरुस्त था, चाहे PM कोई भी होता। इसी तरह नवाज शरीफ के दौर में, लास्ट दौर में देख लें, उनके जो डॉन लीक्स का इशू आया था अक्टूबर 2016 में। अब डॉन लीक्स में एक अगर सिविल हुकूमत ये कह रही है कि हमें, हमारे पूरी दुनिया में जगह सही होती है कि जब हम टेररिस्ट को पकड़ते हैं, टेररिस्ट को छोड़ दिया जाता है, टेररिस्ट के खिलाफ हम मुकम्मल कार्रवाई नहीं करते, तो इस पर फिर यहाँ कोई भी PM होता, लेकिन उसको बाद में जिस तरह के नतीजे का सामना करना पड़ा, ये जमहूरियत के लिए अच्छे नहीं थे। ये किसी भी, कोई भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता उसके लिए अच्छे नहीं थे। फिर उसका भी नवाज शरीफ को भी खमेजा भुगतना पड़ा। एक तो उन्होंने नवंबर 2016 में जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी उनकी मुबैना ख्वाहिश के बावजूद, और जनरल बाजवा को अपॉइंट कर दिया, और दूसरा ये डॉन लीक्स का इशू, और नतीजा नवाज शरीफ को फिर भुगतना पड़ा जुलाई 2017 में अपनी नाअहली की सूरत में। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है ये समझकर बात करनी चाहिए कि वो कह रहे हैं कि चौथी मरतबा भी लड़ेंगे। मैंने उनके दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी के आखिरी दौरे हुकूमत की मिसालें दे दी कि किस ताबेदारी से जरदारी और गिलानी चाड़े थे, लेकिन फिर पहल कहाँ से हुई, और फिर गिलानी को किस तरह के स्टेटमेंट्स देने पड़े, किस तरह की जो है वो ये बातचीत करनी पड़ी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी, कोई शक नहीं, जारी बात है, इंतखाबात करीब है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, और अब वो KPK के बाद पंजाब का दौरा भी कल से शुरू करने वाले हैं। पंजाब में उनका असल इम्तिहान होगा। देखते हैं KPK में, अंदरून सिंध में बिलावल जिस तरह की सख्त लाइन ले रहे हैं, क्या पंजाब में भी इस तरह की लाइन लेंगे, क्या पंजाब में वो अपना कुछ टून डिफरेंट करेंगे? बहरहाल ऐसे बयानात से जमहूरियत कमज़ोर होती है, सियासत कमज़ोर होती है, पॉलिटिक्स कमज़ोर होती है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में किस तरह की टर्म्स यूज़ करते हैं, किस तरह की वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।